प्रॉक्सिमल पोल के अपोजिट साइड का पोल दूरस्थ पोल या डिस्टल पोल कहलाता है। डिस्टल, ये क्या कहलाता है? डिस्टल पोल। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? डिस्टल पोल, या इसी को कहते हैं मैच्योरिंग पोल। डिस्टल पोल को और क्या कहते हो? मैच्योरिंग पोल। मैच्योरिंग पोल, ठीक है ना? मैच्योरिंग पोल या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। मैच्योरिंग पोल जगह मैच्योरिंग फेस, ठीक है ना? डिस्टल पोल को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल पोल के विपरीत क्या होता है? डिस्टल पोल अथवा मैच्योरिंग फेस होता है। और जो मैच्योरिंग फेस होता है वो कैसा है? मैच्योरिंग फेस जो है वो कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है। कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है, मतलब कॉनकेव होता है, कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना इस तरह से होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसका हम लोग बाद में डिटेल में फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले खोजा है किसने? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने 1894 में 1894 में कैमिलो गोल्जी ने इसको सबसे पहले ऑपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो इंटर्नो ऑपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो के रूप में सिल्वर स्टेनिंग मेथड के द्वारा खोजा था। सिल्वर स्टेनिंग मेथड के द्वारा खोजा था। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1894 में ऑपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो के रूप में सिल्वर स्टेनिंग मेथड के द्वारा इसको खोजा था और इसका नाम दिया था किसी ने? इसने, कैमिलो गोल्जी ने इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस रखा। गोल्जी ऑपरेटस रखा था इसका नाम। कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या कहा था? गोल्जी ऑपरेटस कहा था। हॉर्न ग्रे ने इसको ट्रोफो स्पॉन्जियम कहा। इसको ट्रोफो स्पॉन्जियम कहा था। हॉर्न ग्रे ने इसको क्या कहा था बेटा? ट्रोफो स्पॉन्जियम कहा है। इसके बाद एक नेक्स्ट वैज्ञानिक है पेरांसिटो, PERON सिटो, ठीक है। पेरांसिटो जो है, इन्होंने इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा है? पेरांसिटो ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहा है। क्या कहा है बेटा? डिक्टियोसोम कहा है। पेरांसिटो ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा है? डिक्टियोसोम कहा है। और इसकी जो डिवीजन, इसका जो डिवीजन होता है, इसके विभाजन को या डिवीजन को डिक्टियोकाइनेसिस कहते हैं। डिक्टियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके विभाजन को डिक्टियोकाइनेसिस कहते हैं। एक वैज्ञानिक का और नाम मैं आपको बताऊंगा कि बेकर। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक है बेकर नाम के वैज्ञानिक ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा है? लिपोकॉन्ड्रिया
कहा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा है? बेकर नामक वैज्ञानिक ने लिपोकॉन्ड्रिया कहा है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ कुछ क्या है? हिस्टोरिकल, इसकी क्या है? ये हिस्ट्री है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म आए, इसके बाद जो है कुछ और टर्म आए जिसमें जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, गोल्जी सोम, ठीक है, डिक्टियोसोम एक्सेट्रा, ये जो है डिक्टियोसोम एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे टर्म बाद में आए, लेकिन ये क्या है? इनमें सबसे ज्यादा जो है प्रचलन में कौन सा शब्द है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही मान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरिएशन शो करती है संख्या में। ये क्या है? भिन्नता प्रदर्शित करती है। संख्या में भिन्नता प्रदर्शित करती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स संख्या में भिन्नता प्रदर्शित करती है। ये सामान्यतया कई हो सकती है, मैनी हो सकती है, कई हो सकती है, लेकिन पैरामीवा में एक सेल में दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक सेल में, एक कोशिका में दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, पैरामीवा में एक कोशिका में दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। इसी तरह से ये प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यही सेल ऑर्गेनेल है जो अपना आकार बदलता है, प्लियोमॉर्फिक उसको कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है ये। प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुरूपी। कैसा कोशिकांग? ये बहुरूपी। ठीक है, बहुरूपी सेल ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। जैसे जब अत्यधिक काम करता है सेल की एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी के दौरान, या कोशिका जब बहुत सक्रिय होती है, यानी कि हाइपर फंक्शन के दौरान यह अधिक बढ़ जाती है, हाइपरट्रॉफी प्रदर्शित करती है, हाइपरट्रॉफी प्रदर्शित करती है ना? हाइपरट्रॉफी प्रदर्शित करती है, मतलब ये अधिक बढ़ जाती है। जब सेल अधिक काम करने लगती है तो ये इसका आकार बढ़ जाता है, और जब ये हाइपो फंक्शन के दौरान होती है, हाइपो फंक्शन के दौरान ये कैसी हो जाती है? रेड्यूस्ड हो जाती है, फिर वापस छोटी हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? रेड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, रेड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कैसा कोशिकांग है बेटा? ये है प्लियोमॉर्फिक। कैसा कोशिकांग है ये? प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग है। अब नेक्स्ट श्रेणी का पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, देखिए प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। प्लांट सेल में इसको क्या कहते हैं बेटा? प्लांट सेल में इसे क्या कहते हो? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो। प्लांट सेल में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो, और इसको क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो। प्लांट सेल में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो, और इसको क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो। प्लांट सेल में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो, और इसको क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो। प्लांट सेल में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हो, और इसको
एनिमल सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं। एनिमल सेल में इसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। एनिमल सेल में इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये थ्री मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। थ्री मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तीन मेम्ब्रेनस संरचनाओं से मिलकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनी होती है। और ये तीनों संरचनाएं जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है। क्या हो गया कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीन मेम्ब्रेनस संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है और ये तीनों जो है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यह मेम्ब्रेन 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ये 70 एंगस्ट्रॉम कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है ना। ये तीन संरचनाएं क्या है? नंबर 1 है गोल्जी सिस्टर्नी। नंबर 2 गोल्जी वैसिकल और नंबर 3 है गोल्जी वैक्यूल। ठीक है ना। गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वैसिकल और गोल्जी वैक्यूल, ये तीन संरचनाएं हैं और ये मेम्ब्रेनस संरचनाएं हैं और तीनों जो है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन यानी 70 एंगस्ट्रॉम मोटी एक इकाई झिल्ली से ये तीनों घिरी होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहले अपन देख लें गोल्जी सिस्टर्नी, है ना। गोल्जी सिस्टर्नी ये लंबी लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अनब्रांच्ड संरचनाएं हैं, लंबी चपटी और अशाखित संरचनाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। ठीक है, रखी होती, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? रखी होती हैं। और दो सिस्टर्नी के बीच में एक गैप होता है, कितने का? 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का। दो सिस्टर्नी के बीच में 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। दो सिस्टर्नी के बीच में 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। एक सेल में, एक कोशिका में सामान्यतया 3 से 8 सिस्टर्नी हो सकती हैं। ठीक है, 3 से 8 तक सिस्टर्नी हो सकती है। लेकिन कभी कभी ये कितनी हो सकती हैं? 300 तक एक कोशिका में, एक सेल में हो सकती हैं। ठीक है ना, हो सकती है 300 तक एक कोशिका में ये हो सकती है। समानता कितनी होती है? 3 से 8 तक सिस्टर्नी एक कोशिका में होती हैं, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या 300 तक हो सकती है। ठीक है ना। तो अब ये जो सिस्टर्नी है, ये एक के बीच में, दो सिस्टर्नी के बीच में जो ये गैप है, दो सिस्टर्नी के बीच में जो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का गैप है,
उसमें एक मटेरियल भरा होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा होता है, उसको कहते हैं इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। उसको क्या कहते हैं? इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। दो सिस्टर्नी के बीच में क्या होता है? एक सीमेंटिंग मटेरियल, यानी दोनों को फिक्स करने वाला एक सीमेंटिंग, ठीक है ना, सीमेंटिंग मटेरियल होता है। एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जिसे क्या कहते हो बेटा? इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। उसको क्या कहते हो आप? इंटरसिस्टर्नल मटेरियल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसिस्टर्नल मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है गॉल्जी सिस्टर्नी को सैकुलस भी कहते हैं। गॉल्जी सिस्टर्नी को क्या कहते हैं? सैकुलस भी इनको कहते हैं। गॉल्जी सिस्टर्नी को क्या कहते हो? सैकुलस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये गॉल्जी सिस्टर्नी जो है इस तरह से क्या होती है? लंबी चपटी और अनब्रांच संरचनाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं। इन दो सिस्टर्नी के बीच में क्या रहता है? 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का गैप रहता है, और ये इनकी संख्या 3 से 8 एक सेल में होती है सिस्टर्नी की। कभी कभी ये 300 हो सकती है। दो सिस्टर्नी के बीच का जो गैप होता है उसमें क्या भरा होता है? एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको इंटरसिस्टर्नल मटेरियल कहते हैं, और इसको गॉल्जी सिस्टर्नी को सैकुलस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया? गॉल्जी सिस्टर्नी, ठीक है। ये गॉल्जी सिस्टर्नी जो है, इसके बाद अपने को दूसरा क्या पढ़ना है? गॉल्जी वेसिकल। अपने को दूसरा क्या पढ़ना है? गॉल्जी वेसिकल, है ना। गॉल्जी वेसिकल दूसरा नंबर। गॉल्जी वेसिकल कैसी होती है? सर्कुलर अथवा ओवल सर्कुलर यानी गोलाकार, अथवा ओवल अंडाकार संरचनाएं हैं, ठीक है ना। गोलाकार अथवा अंडाकार संरचनाएं हैं, और यह जो है गॉल्जी सिस्टर्नी के किनारे, इर्ज जो है गॉल्जी सिस्टर्नी के किनारों के कट ऑफ होने से बनती है या पंच ऑफ होने से बनती है। यह गॉल्जी सिस्टर्नी के इर्ज, इर्ज यानी किनारे, ठीक है ना। इर्ज के पंच ऑफ कहिए, चाहे इसी को आप क्या कहिए? कट ऑफ, ठीक है ना। कट ऑफ होने से बनती है, ठीक है। कट ऑफ होने से ये बनती है। गॉल्जी सिस्टर्नी के किनारों के कट ऑफ होने से ये बनती है, ठीक है ना। ये गॉल्जी वेसिकल्स जो है ये दो प्रकार की हो सकती हैं। गॉल्जी वेसिकल दो प्रकार की हो सकती हैं। गॉल्जी वेसिकल जो है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल, रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल, और दूसरी है स्मूथ सरफेस गॉल्जी वेसिकल, है ना। गॉल्जी वेसिकल, रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल और स्मूथ सरफेस गॉल्जी वेसिकल। जो रफ सरफेस होंगी उनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्लेबिंग हो जाती है, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। फंक्शन के दौरान उसमें कैसे हो जाते हैं बेटा? उसमें फफोले पड़ जाते हैं, मतलब वो ऐसी होंगी इस तरह से, ये बीच में उनमें ऐसे फफोले से पड़ जाएंगे, ये तो इसको अपन क्या कहते हैं? ये कहलाती है रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल। ये क्या है बेटा? रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल। और जो जिनमें ये नहीं पड़ते तो ये क्या है? स्मूथ सरफेस गॉल्जी वेसिकल। जब हाइपर फंक्शन हो रहा होता है उस समय जो है ये रफ सरफेस गॉल्जी वेसिकल जनरली बन जाती है, और समान फंक्शन के दौरान जो है स्मूथ सरफेस गॉल्जी वेसिकल्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? गॉल्जी वैक्यूल। नेक्स्ट क्या है बेटा? गॉल्जी वैक्यूल। तीसरा स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा था? गॉल्जी
ये है थर्ड गोल्जी वैक्यूल, है ना, गोल्जी वैक्यूल। तो तीसरा फंक्शन है गोल्जी वैक्यूल। ये लार्ज, बड़ी, लार्ज, स्पेसियस, स्पेसियस, लार्ज, स्पेसियस और सैक लाइक, सैक यानी थैला के समान, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। गोल्जी वैक्यूल कैसी है? लार्ज है, स्पेसियस है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी संरचनाएं हैं ये? लार्ज है, स्पेसियस है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जी। इनका निर्माण जो है गोल्जी वैक्यूल का, इनका निर्माण कैसा होता है? इनका निर्माण जो है वो कैसा होता है? किससे होता है? वैसिकल्स के वैसिकुलेशन से, वैसिकल्स के वैसिकुलेशन से होता है। वैसिकुलेशन, वैसिकल के वैसिकुलेशन अथवा गोल्जी वैसिकल के वैसिकुलेशन अथवा गोल्जी सिस्टर्नी के इन्फ्लेटेशन, मतलब फैलना। वैसिकुलेशन मतलब बहुत सारी वैसिकल आपस में जोड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। और जो इन्फ्लेटेशन है उसमें गोल्जी सिस्टर्नी जो है वो क्या हो जाए? फैल जाए। तो फैल करके तो भी एक बड़ा स्पेसियस सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अथवा क्या लिख रहे हो? अथवा इन्फ्लेटेशन, गोल्जी सिस्टर्नी के इन्फ्लेटेशन। तो इस तरह से ये क्या है? तीनों संरचनाएं जो है अपन पढ़ते हैं। इसका थोड़ा डायग्राम अपन देखें, स्ट्रक्चर तो किस तरह का रहेगा, ये किस तरह का दिखेगा आपको कि ये जो है गोल्जी सिस्टर्नी है, ये गोल्जी सिस्टर्नी है। इनकी संख्या सामान्यतः एक सेल में कितनी है बेटा? 3 से 8 तक, तो 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये 3 डायमेंशनल यदि आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह का दिखेगा इसको, ठीक है। ये जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यदि आप देखिए तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ये इस तरह का। ये जो है ये बीच का क्या है? यहां इंटरसिस्टर्नल मटेरियल, यहां पे 3 डायमेंशनल यदि आप देखिए तो यदि आप इसका सरफेस व्यू देखिए तो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है। ऊपर से यदि आप देखें तो ये कैसे दिखता है? रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये, और ये बाहर की ओर इस तरह से इसमें क्या है? ब्लेबिंग है, ऐसे ये इस तरह से ये इसमें क्या होती है? ये ब्लेबिंग होती है। तो ये यहां पे ये है गोल्जी वैसिकल, ठीक है ना, गोल्जी वैसिकल है ये, ठीक है। और ये यहां इसमें ये है ये भरी हुई जो संरचना, ये क्या है? गोल्जी सिस्टर्नी है, ठीक है। ये है गोल्जी सिस्टर्नी, ये है गोल्जी सिस्टर्नी, ठीक है, गोल्जी सिस्टर्नी है, ठीक। तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये गोल्जी वैक्यूल है, गोल्जी वैक्यूल, ठीक है, गोल्जी वैक्यूल है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यदि इसको आप सरफेस व्यू देखते हैं, इसका क्या देखते हैं आप? सरफेस व्यू यदि देखा जाए, इसमें यदि सरफेस व्यू देखा जाए, सरफेस व्यू देखा जाए तो यह कैसा दिखता है? रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना, रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है। रेटिकुलर का मतलब क्या है? जाल के समान दिखता है। यदि ऊपर से इसको देखें तो जाल के समान ये संरचना दिखाई देती है। इस तरह से आप अलग अलग भी इसको बना सकते हैं कि ये तीनों संरचनाएं हो गई। इनके किनारे के जो हैं उनके पंच ऑफ होने से, उनके कटने से क्या बनती हैं? गोल्जी
वैस्किल्स बनती हैं। यहाँ पे ये क्या है, गॉल्जी वैस्किल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो है इनमें यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इनमें भरा हुआ है सेक्रेटरी मटेरियल। इनमें सेक्रेटरी मटेरियल होता है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड होती है ना। बहुत कम मात्रा में पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है इनके जो किनारे हैं वो क्या होते हैं, यहां से जब ये बढ़ते रहते हैं, जैसे आप वाटर की ड्रॉप, एक पानी की बूंद है, वो पहले छोटी रहती है, उसमें धीरे 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 वो बड़ी होती रहती है और फिर लास्ट में वो क्या हो जाती है, पंच ऑफ हो जाती है, टूट जाती है किसी सतह से। जब वो बनती है तो जब बड़ी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसी तरह से ये जो गॉल्जी वैस्किल्स हैं वो ये बढ़ता रहेगा, किनारा इधर का भी बढ़ता रहेगा, इनका भी, और ये फिर क्या होती रहेगी, यहां से क्या हो जाएंगे, पंच ऑफ हो जाएंगी ऐसे, और टूट करके ये वैस्किल अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, गॉल्जी वैस्किल। ठीक है, गॉल्जी वैस्किल। और ये क्या है, गॉल्जी सिस्टर्नी है ना, सिस्टर्नी, गॉल्जी सिस्टर्नी, गॉल्जी सिस्टर्नी, गॉल्जी वैस्किल। ये गॉल्जी वैस्किल्स जो है ये होती है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम तक वाइड होती हैं। चार, इनका जो डायमीटर है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती हैं। ये कितनी होती है, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, सेक्रेटरी मटेरियल भरा हुआ है, स्रावी जो पदार्थ है वो ऐसे भरा रहता है, और ये पंच ऑफ ऐसे होती है, किनारे इनके कटते हैं और गॉल्जी वैस्किल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो गॉल्जी वैस्किल्स हैं ये बहुत सारी गॉल्जी वैस्किल्स आपस में मिल करके और लार्ज स्पेसियस, ये जब बहुत सी मिलती हैं तो यहाँ लार्ज स्पेसियस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या कहते हो, गॉल्जी वैक्यूल, गॉल्जी वैक्यूल इनको कहते हो, है ना। तो इस तरह से क्या है, गॉल्जी सिस्टर्नी, गॉल्जी वैस्किल्स और गॉल्जी वैक्यूल्स का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है गॉल्जी वैक्यूल का निर्माण, इन्फ्लेटेशन और किसके द्वारा होता है, वैसिकुलेशन। मतलब जब बहुत सारी वैस्किल्स जो हैं वो मिलकर के गॉल्जी वैक्यूल का निर्माण करें तो इसको क्या कहते हैं, वैसिकुलेशन। मतलब ये जो घटना है ये क्या कहला रही है यहाँ पे, वैसिकुलेशन, है ना, वैसिकुलेशन। वैसिकुलेशन क्या हो गया, बहुत सी गॉल्जी वैस्किल्स मिलकर के अंत में क्या बना देती हैं, गॉल्जी वैक्यूल्स का निर्माण कर देती हैं। इन्फ्लेटेशन कैसे होगा कि ये यदि ये जो है ये इस तरह, ये क्या है, गॉल्जी सिस्टर्नी है, ये है गॉल्जी सिस्टर्नी। ठीक है, गॉल्जी सिस्टर्नी है। गॉल्जी सिस्टर्नी क्या होती है कि ये धीरे धीरे इन्फ्लैट होती है, ये क्या होती है, सीधी हो जाएगी, और इसमें जो है ये ऐसे हो जाएगी, और फिर ये क्या होगी कि ऐसे फैलने लगेगी, ये इन्फ्लेटेशन की प्रक्रिया, और अंत में ये क्या बना देगी, गैल ऐसी संरचना बना देगी, और इसको अपन क्या कहेंगे, गॉल्जी वैक्यूल, है कि नहीं। ये क्या कहलाएगी, गॉल्जी वैक्यूल कहलाएगी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको और बताया है कि ये जो गैप है, यहाँ गैप में क्या भरा होता है, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, और ये क्या भरा हुआ है, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल भरा हुआ है। ये क्या भरा बेटा, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल, इसको ये क्या है, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। ठीक है, मटेरियल भरा हुआ है, ये है इंटरसिस्टर्नल मटेरियल भरा हुआ है। एक बात और है इसमें, गॉल्जी बॉडी में, चाहे गॉल्जी बॉडी कहिए, चाहे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गॉल्जी सोम कहिए, है ना, डिक्टियोसोम कहिए, ये डिफरेंट टाइप के इसके नाम है। तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में एक और होता है कि जो ये पोलराइजेशन शो करती है, पोलराइजेशन मैं बता देता हूं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है क्या प्रदर्शित करती है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण प्रदर्शित करती है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण प्रदर्शित करती है। मतलब कि जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का जो हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, दो फेज है कि एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जो हिस्सा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पोल। मतलब ये हिस्सा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का
क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल पोल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल पोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल पोल को फॉर्मिंग पोल भी या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल पोल को और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग 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 फेस, है ना, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। तो वो हिस्सा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो साइड जो न्यूक्लियर इन्वेलप की तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पोल अथवा क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मिंग फेस होता है, ये जो है ये कैसे होता है? कॉन्वेक्सिटी प्रदर्शित करता है। मतलब थोड़ा क्या है, ऐसे है, ऐसे है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। आप दो तल जानते हैं ऐसे कर्व में, एक होता है बाहर की ओर, वो कॉन्वेक्स होता है, और अंदर की ओर जो धंसा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? कॉनकेव। तो जो प्रॉक्सिमल पोल है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? वो प्रदर्शित कर रहा है कॉन्वेक्सिटी। ये क्या प्रदर्शित करता है? कॉन्वेक्सिटी प्रदर्शित करता है। कॉन्वेक्स होता है मतलब कॉन्वेक्सिटी प्रदर्शित करता है। और प्रॉक्सिमल पोल के अपोजिट साइड का पोल दूरस्थ पोल या डिस्टल पोल कहलाता है। डिस्टल, ये क्या कहलाता है? डिस्टल पोल। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? डिस्टल पोल, या इसी को कहते हैं मैच्योरिंग पोल। डिस्टल पोल को और क्या कहते हो? मैच्योरिंग पोल, मैच्योरिंग पोल। ठीक है ना, मैच्योरिंग पोल या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। मैच्योरिंग पोल जगह मैच्योरिंग फेस, ठीक है ना, डिस्टल पोल को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल पोल के विपरीत क्या होता है? डिस्टल पोल अथवा मैच्योरिंग फेस होता है। और जो मैच्योरिंग फेस होता है वो कैसा है? मैच्योरिंग फेस जो है वो कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है। कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है, मतलब कॉनकेव होता है, कॉनकेविटी प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना इस तरह से होती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट इसकी केमिस्ट्री पढ़ लें। अपन सब पूरे जो सेल ऑर्गेनेल है उनकी केमिस्ट्री अपन ने पढ़ी है। स्ट्रक्चर के बाद इसकी भी केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? केमिस्ट्री ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री अपने को पढ़नी है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसी संरचना है? लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है? लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। मतलब किसका बना है? प्रोटीन का, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन कितनी होती है बच्चों? इसमें प्रोटीन होती है 60% और लिपिड होती है 40%। ये कैसा है? अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है, लगभग है। इसलिए इसमें बहुत कम मात्रा में इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लिक एसिड बहुत कम मात्रा में, और पॉलीसैकेराइड भी इसमें होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी होता है, माने डीएनए आरएनए भी होता है, और पॉलीसैकेराइड भी होता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में के मेम्ब्रेन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना, सिस्टम पाया जाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जो कि किसका बना होता है? जो कि किसका बना होता है? साइटोक्रोम B5 का बना होता है। साइटोक्रोम B5 का बना होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है जो कि साइटोक्रोम B5 का बना होता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे थायमीन, पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, फास्फेटेज, थायमीन, पायरोफॉस्फेटेज,
थायमीन पायरोफॉस्फेटेज को टीपी पेज एंजाइम भी कहते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज। और एक होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज और थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, ये एंजाइम जो है ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या है इसकी केमिस्ट्री में, लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन 60% होती है, लिपिड 40% होती है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है बहुत कम मात्रा में पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो किस प्रकार का होता है, साइटोक्रोम भी 5 प्रकार का होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज जिसको टीपी पेज एंजाइम भी कहते हैं, और ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम भी इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह से इसकी क्या हो गई, केमिस्ट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन, थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अपन उत्पत्ति देख लें। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ओरिजिन अपन देखेंगे। ओरिजिन में क्या है कि ये मुख्यतया जो है इसकी संभावना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उत्पन्न हो सकती है, अथवा किससे उत्पन्न हो सकती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप की बाह्य मेम्ब्रेन से उत्पन्न हो सकती है, अथवा RER की सिस्टर्नी से उत्पन्न हो सकती है, अथवा RER की सिस्टर्नी से उत्पन्न हो सकती है ना, उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। RER की सिस्टर्नी से ये उत्पन्न हो सकती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन सकती है, अथवा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप से उत्पन्न हो सकती है, अथवा RER सिस्टर्नी से उत्पन्न हो सकती है। ये जब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है, जब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है तो यहां भी ER के समान एनुलेट लैमेली का निर्माण होता है। तो यहां भी क्या होता है, एनुलेट लैमेली का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। जब यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है तो यहां क्या बनता है, एनुलेट लैमेली का निर्माण होता है, ठीक है ना। और जब ये RER से बनती है, RER की सिस्टर्नी से बनती है, तब क्या हो जाता है, इससे राइबोसोम क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इससे राइबोसोम जो है विलुप्त हो जाते हैं। जब ये RER से बनती है तो इससे क्या हो जाते हैं, राइबोसोम क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, है ना, लॉस हो जाते हैं। और जो शेष बचता है वो किसका काम करने लगता है, गोल्जी सिस्टर्नी का काम करने लगता है। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो सकती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप से हो सकती है। जब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है तो ER के समान होती है, मतलब एनुलेट लैमेली बनती है ना। वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया था आपको, ब्लेबिंग होती है और उससे क्या बनती है, वैस्किल्स बनती हैं, और वो वैस्किल्स आपस में जुड़ करके और क्या बना लेती हैं, एनुलेट लैमेली बना लेती हैं, और वो एनुलेट लैमेली से गोल्जी सिस्टर्नी का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से RER यदि है तो RER में क्या होता है कि इस तरह से ER सिस्टर्नी ऐसे होती हैं और उनमें बाहर की ओर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। यदि ये राइबोसोम्स क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगी गोल्जी सिस्टर्नी में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका क्या है, उत्पत्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख लें, क्या देख लेंगे, फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने शुरू में बताया था कि इसके जो है ये अक्सर कुछ ना कुछ इससे फंक्शन से गोल्जी सिस्टर्नी के आता है। तो नंबर 1 पहला है
पहला फंक्शन देख रहे हैं ना, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है, सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल, निम्न में से कौन एक स्रावी कोशिकांग है, तो वो कौन सा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा है, सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल है। तो ये सेक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट करता है, मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना, उपापचय होने वाले पदार्थों का क्या करता है, ये सेक्रीशन करता है। तो इसमें होता कैसे है सेक्रीशन, क्या होता है एक्चुअल में कि जब रफ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ सरफेस RER की जो सिस्टर्नी है उसमें जो राइबोसोम अटैच होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करके किस में डाल देता है, सिस्टर्नी में डाल देता है। सिस्टर्नी किसकी कहलाने लगती है, वो सिस्टर्नी किसकी, गोल्जी सिस्टर्नी कहलाती है। गोल्जी सिस्टर्नी में क्या होता है, उसके किनारे में क्या हो जाता है, उससे गोल्जी वैस्किल पंचाप हो जाती है। वो गोल्जी वैस्किल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म में तैरने लगती हैं, और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो उनसे क्या होने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल है और किसका सिक्रीशन करते हैं, मेटाबोलाइट्स का सिक्रीशन करते हैं, नंबर एक। दूसरा इनका फंक्शन क्या हो गया, दूसरा फंक्शन इनका है कि सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन, सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ये सेक्रीशन करते हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन जैसे कि तीसरा क्या है इनका, थर्ड फंक्शन इनका है सेक्रीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का सेक्रीशन करते हैं ये, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड का सेक्रीशन। इसके बाद ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करती, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। मतलब ऐसा है कि ये जो है, ऐसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां इधर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, यहां गोल्जी की सिस्टर्नी है ये, ठीक है। इनसे क्या बनी, वैस्किल बनी। ये वैस्किल क्या होती हैं, फ्लो होते हुए जैसे साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहती हैं, और जब ये आएंगे, इसमें कौन सा है, फॉस्फेटेज एंजाइम है। फॉस्फेटेज कैसे है, ये एसिडिक एंजाइम है। ये तैरते हुए जब गोल्जी वैस्किल्स यहां आकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, टकराते हैं या इससे जुड़ जाते हैं, तो यहां ये क्या कर देते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को यहां से डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और डिसॉल्व करके इनका सेक्रेटरी मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता, और ये क्या हो जाएगी, ऐसे खिंच जाएगी। मतलब इसको दूसरा डायग्राम यदि अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे धीरे धीरे ये फिर ये क्या होने लगेगा, सीधा होने लगेगा, और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, समझ गए ना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन। मैंने बहुत डिटेल में आपको सेल वॉल में बताया है इसको। तो ये क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, गोल्जी वैस्किल क्या होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान मध्य पटलिका में जाकर के एकस्ठा हो जाती है, वहां बस्ट होती है, फटती है, और फिर वहां क्या बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट, फिर प्राइमरी वॉल लेयर, तो सेल प्लेट बन जाती है, और फिर वहां क्या हो जाता है, वो सेल प्लेट चारों तरफ बढ़ करके एक सेल को दो डॉटर सेल में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर मैं आपको बताऊं जो अक्सर पूछा जाता है कि ये वह कोशिकांग जो सल्फर मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन सल्फर मेटाबॉलिज्म। तो ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, भाग लेता है, ठीक है। सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है। इसको प्रमाणित किया गया है सल्फर 35
ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 में इसको प्रमाणित किया गया है, ये सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर में बहुत देखिए कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करता है, सल्फर मेटाबॉलिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनेल है जो सल्फर मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन करता है, प्रोटीन का सिक्रीशन करता है, मेटाबोलाइट्स का सिक्रीशन करता है, मतलब ये सेक्रेटरी बहुत ज्यादा सिक्रीशन का काम करता है, इसलिए इसे सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है उसका जो हेड है उसके इसमें एक्रोसोम, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है ये कहलाता है एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वैस्किल्स हैं वो ये एक्रोसोम निर्माण करती हैं, एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। ये जब ओवम से फ्यूज होता है तो इसमें क्या होते हैं, मैंने बताया ना कि फास्फाटेज एंजाइम होते हैं, टीपी पेज एंजाइम होता है, वो क्या करेगा उसकी वाल को डिसॉल्व कर देगा, उसकी वाल को घोल देगा, और यहाँ पे गुणसूत्र होता है हेड में, जब अपन जूलॉजी पढ़ेंगे देखेंगे कि ये गुणसूत्र होता है वो उसके अंदर इंटर कर जाता है। तो जो एग है उसकी वाल को डिसॉल्व करने के लिए ये एक्रोसोम में वैस्किल्स होती हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन भी ये करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया है ना। इसके बाद ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसका कि ये न्यूरो सिक्रीशन करता है, नर्व सेल्स की जो सिक्रीशन है, तो ये क्या करता है, न्यूरो सिक्रीशन, है ना, न्यूरो सिक्रीशन का काम भी ये करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम। इसकी जो गोल्गी वैस्किल्स हैं वो लाइसोसोम बनाती हैं, तो लाइसोसोम का भी ये सेक्रीशन करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर एक और मैं बता दूं कि ये पिगमेंट फॉर्मेशन, एनिमल्स में पिगमेंट जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसका भी निर्माण जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। मेलानिन पिगमेंट, है ना, मेलानिन पिगमेंट का भी ये फॉर्मेशन करता है, मेलानिन पिगमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। क्या क्या, मेटाबोलाइट का सिक्रीशन, प्रोटीन का सिक्रीशन, पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन, सल्फर मेटाबॉलिज्म, और इसको प्रमाणित किया गया है किससे, S35 से। कभी कभी ये पूछ लेता है ना, उसमें कौन सा सल्फर, तो वो S35 एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, न्यूरो सेक्रीशन करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसको आपको डिटेल में मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसको देखा गया था सिल्वर स्टेनिंग मेथड का उपयोग करके, सिल्वर स्टेनिंग मेथड, है ना, सिल्वर स्टेनिंग मेथड का उपयोग करके इसको देखा गया था, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिल्वर स्टेनिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें उपयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें क्या उपयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। और इस स्टेनिंग के द्वारा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट किया जाता है सेल में, इसके द्वारा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट किया जाता, पहचाना जाता है। इसके द्वारा सेल में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को पहचाना जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसकी बनी होती है, 60% इसका हिस्सा इसका होता है प्रोटीन का। इसमें जो सिल्वर स्टेनिंग मेथड है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या हो जाता है कि सिल्वर आयन जो है वो पृथक हो जाता है, और रिड्यूस्ड सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो प्रोटीन का फंक्शनल ग्रुप है
उससे ये सिल्वर आयन जो है उससे जुड़ जाते हैं। प्रोटीन के ये सिल्वर आयन जो है प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप से यह आयन जो है प्रोटीन के किससे क्रियात्मक समूह, प्रोटीन के क्रियात्मक समूह से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह से ये जुड़ जाते हैं। तो जो रिड्यूस्ड सिल्वर नाइट्रेट बचता है, ये रिड्यूस्ड सिल्वर नाइट्रेट जाकर के कहां पे प्रोटीन के पास जो है कलेक्ट हो जाता है, वहां पे संग्रहित हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, प्रोटीन इनिशिएशन साइट, जहां से प्रोटीन बन रही होती है। तो ये प्रोटीन इनिशिएशन साइट में जाके क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। प्रोटीन के इनिशिएशन साइट में ये रिड्यूस्ड सिल्वर नाइट्रेट जो है वो जाकर के क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, और जब ये संग्रहित हो जाता है तो इसके बाद क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इसकी इमेज विकसित की जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके क्या करते हैं, इमेज डेवलप करते हैं। इसकी छाया जो है वो इमेज डेवलप की जाती है, इमेज डेवलप करते हैं। तो जब इमेज डेवलप करते हैं तो प्रोटीन क्या होती है, चमकने लगती है उस जगह पर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर है, तो वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। इससे ये पता चलता है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है ना, तो इसका जो सिल्वर स्टेनिंग मेथड है, मैंने ये शॉर्ट में थोड़ा सा ये भी बताया। तो जो कैमिलो गॉल्जी है उन्होंने सिल्वर स्टेनिंग मेथड का उपयोग करके और इसको ऑपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो के रूप में इसको खोजा था। कैसे, इस मेथड के द्वारा। ठीक है ना, खोजा था और इसका नाम दिया था क्या, गॉल्जी ऑपरेटस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने ये भी आपको बता दी। तो इस तरह से आज का सेलाग्नेट यहीं तक। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।